है कि इतिहास को हम 3 पार्टों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ऐसा ही था। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? एक को हम कह देते हैं प्राचीन कह देते हैं, ऐसा ही है। एक को मध्यकालीन हम कह देते हैं और एक को हम कह देते हैं आधुनिक, ऐसा ही है ना। एक को एंशिएंट कह देते हैं, एक को मिडिवल कह देते हैं और एक को क्या कह देते हैं, मॉडर्न कह देते हैं। लेकिन इनका जो क्राइटेरिया होगा कि किस टाइम पीरियड से, यानी कि प्राचीन कब खत्म होगा और कब मध्यकालीन शुरू हो जाएगा और मध्यकालीन कब खत्म होकर के कब आपका क्या हो जाएगा, आधुनिक या मॉडर्न शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा। इतिहासकारों ने इनको अध्ययन की दृष्टि से क्या करके रखा हुआ है, अलग अलग बांट करके रखा हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही पढ़ते हैं हम 3 पार्टों में। लेकिन जो प्राचीन इतिहास की जो शुरुआत हो जाती है, ये कब से हो जाती है? ठीक। लेकिन जो क्वेश्चन है हमारे पास में, वो क्वेश्चन यहाँ से, एक तो मध्यकालीन से और एक आपका आधुनिक से। अगर हम डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे कि आधुनिक या मध्यकालीन भारत की, है ना, या मध्यकालीन यूरोप या विश्व इतिहास में जो मध्यकाल है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और विश्व में या फिर भारत में आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ से होती है, तो क्या हो सकते हैं आंसर इन दोनों के? आधुनिक शुरू हो जाता है यानी कि 1707, औरंगजेब की मृत्यु की बात कर रहे हैं, है ना। और मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल की बात हम 7वीं शताब्दी के आसपास से करते हैं, 7th सेंचुरी से बात कर लेते हैं, ऐसा ही है ना। और बहुत काफी सारे आपको मिलेंगे कि 1757 से हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे हम बात करते हैं कि जो 16th सेंचुरी आई या 1500 के आसपास में, जब आपके पोर्तुगीज जो यूरोपियन कंपनी थी वो आई, है ना। लेकिन थोड़ा सा ऐसा सोच लीजिए कि 1707 में, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु से ठीक एक दिन पहले, है ना, यानी कि हम बात करें 1706 में, और 31 दिसंबर की अगर हम बात कर लें, 31 दिसंबर 1706 और 1 जनवरी को मान लो आपका औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और आप इस दिन को सोए और अगले दिन उठे और अगले दिन आपको पता चला कि आधुनिक काल शुरू हो गया। ऐसा हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। यानी कि कुछ ऐसे परिवर्तन हुए होंगे या कुछ ऐसे क्या हुए होंगे, आविष्कार हुए होंगे, उसके बाद हमने इनको क्या कर दिया, अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया। यानी कि ऐसे घटनाएं इतिहास में, भारत के इतिहास में बात कर लें या विश्व के इतिहास में बात कर लें, कि ऐसी घटनाएं जो उससे पूर्व कभी नहीं हुई होंगी और सडनली वो घटना हो गई, और उस घटना के बाद हमने इनको क्या कर दिया, अलग अलग पार्टों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी कि 1757 में प्लासी के युद्ध से पहले जो भारत की स्थिति रही होगी, और 1757 के बाद जो प्लासी के युद्ध के बाद भारत की या बंगाल की स्थिति रही होगी, उसके आधार पे कुछ इतिहासकारों ने इसे इस टाइम पीरियड को मान लिया, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री को वहां से शुरू मान लिया। कुछ इतिहासकारों ने माना कि 1707 में जो औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद जो मुगल एम्पायर रहा उसमें कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल गए, और वो लगातार और निरंतर और कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहे थे। इस वजह से हमने इसको रख दिया। और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो उससे पूर्व में नहीं हुई थी। अभी तरफ भारत पर कौन आ रहे थे, अरब और तुर्क के लोग ही आक्रमण कर रहे थे। अब कुछ नई कंपनियां भारत में आनी शुरू हो गई, और उसके बाद हमने कह दिया कि ये क्या हो गया, आधुनिक काल। और आधुनिक काल की जो सबसे बड़ी चीज हो जाती है वो होती है पुनर्जागरण। क्या होती है? पुनर्जागरण, है ना। और पुनर्जागरण का मतलब होता है क्या, दोबारा से जागना, फिर से जागना। यानी कि ऐसी मान्यताएं, या मध्यकाल में ऐसा माना जाता है कि जो मानव थे वो पूरी तरीके से क्या गए, हो गए थे, सो गए थे, है ना। और सोने के बाद वो फिर से जागे, और जागने के बाद क्या हो गया, आपका आधुनिक काल आ गया। यानी कि कुछ ऐसी खोजें हुई, कुछ ऐसे आविष्कार लोगों के द्वारा किया गया, है ना। और बेसिकली जो ये पुनर्जागरण की घटना है, ये होती है कहां से आपकी शुरू, यूरोप में इटली से। और इटली से क्यों होती है, यानी कि इटली से ही पुनर्जागरण की शुरुआत क्यों होती होगी, वो बाद में होगा, है ना। इससे पहले क्या होता है कि यूरोप में एक एम्पायर हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा इसको, उसको हम कह देते हैं रोमन एम्पायर, है ना। और जो रोमन एम्पायर था, इस रोमन एम्पायर, है ना, 446-53 के आसपास में क्या हुआ कि एक जर्मन आक्रमणकारियों के द्वारा इसके ऊपर क्या कर दिया गया, अटैक कर दिया। और जब इसके ऊपर अटैक कर दिया तो जो रोमन एम्पायर था वो 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। और जो पूर्वी रोमन एम्पायर हुआ करता था, है ना, तो जो पूर्वी जो मैप आप देख रहे हैं उसमें आप यूरोप को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हैं, पूरब और पश्चिम में कर सकते हैं,
है ना। तो जो पश्चिमी यूरोप था, पश्चिमी यूरोप, उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी, है ना, पश्चिमी जो रोमन एम्पायर है उसकी कैपिटल हुआ करती थी रोम, रोम जो कि अभी इटली की कैपिटल हुआ करती है ना। और दूसरा जो पूर्वी रोमन एम्पायर था उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी कंस्तुंतुनिया, सुना है नाम, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। यानी कि जो पश्चिमी रोमन एम्पायर है उसकी कैपिटल है रोम, याद रहेगा, रोमन से रोम याद रख लेना, ठीक है। और जो पूर्वी रोमन एम्पायर है उसकी कैपिटल है कौन सी, कॉन्स्टेंटिनोपल या कंस्तुंतुनिया, अंग्रेजी में उसे कॉन्स्टेंटिनोपल कह देते हैं। और ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है ये अभी, है ना, इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इस्तांबुल का जो पुराना नाम है वो क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल है, इसको ध्यान में रख लेना, याद रहेगा। ठीक है, तो एक वर्ड थोड़ा सा लिख लीजिए, कस्तुंतुनिया। ठीक है, कस्तुंतुनिया। ठीक है, और ये अभी वर्तमान में किसको कहा जाता है, इस्तांबुल को। ठीक, ये इसका यानी कि प्राचीन नाम है, बात करते हैं ना प्राचीन नाम की। और ये आपका पूर्वी जो रोमन एम्पायर है, जो पूर्वी रोमन एम्पायर है, इस रोमन साम्राज्य की क्या है, कैपिटल, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जो आपका पश्चिमी रोमन एम्पायर था, इस पश्चिमी रोमन एम्पायर की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी कहां पे, रोम में, है ना। रोम अभी इटली की क्या है, राजधानी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। ठीक, लेकिन जो यूरोप में, यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में क्या हुआ कि 1453 में एक घटना हो जाती है। क्या हो जाती है, 1453 में क्या होती है, एक घटना होती है। ठीक है, और उस घटना के तौर पे यानी कि जो यूरोप में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी वो इस डेट से हो जाएगी, मतलब इस साल से क्या हो जाएगी, इस साल से क्या हो जाएगी, हम बात कर सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इस टाइम पीरियड में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे परिवर्तन होने जरूरी है, तभी तो जाकर के हम कहेंगे ये मतलब हुआ। तो सबसे पहले इस 1453 की घटना में क्या होता है कि एक ऑटोमन एम्पायर था, आपने पढ़ा है ना, ऑटोमन साम्राज्य हम इसे कह देते हैं। और ये ऑटोमन साम्राज्य क्या करता है आपका, कि जो एक पूर्वी रोमन साम्राज्य है, यानी कि जो ऑटोमन एम्पायर है, ये अरब के आसपास का जो क्षेत्र है ना। और इनका अगर हम रिलीजन की बात करें तो इनके रिलीजन को हम बात कर लेते हैं, किस धर्म से रिलेट करते थे, इस्लाम से। और आपका जो रोमन एम्पायर है ये किससे रिलेट करता है, ईसाई से, क्रिश्चियनिटी से, है ना। ठीक, एक तो ये वाली घटना। ठीक, दूसरा क्या कर दिया इन्होंने, इस पूर्वी रोमन एम्पायर के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। कब, आपका 1453, और इसको जीत भी लिया। इसको क्या कर लिया, जीत लिया, और उसकी राजधानी इसी को बना करके रख दिया, है ना। और हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये जो मध्यकाल वाला जो टाइम पीरियड रहा था वहां पे रिलीजन की क्या अहमियत रही होगी, है ना। रिलीजन थोड़ा सा ऊपर ज्यादा रहेगा, यानी कि आधुनिक काल में भी रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा, है ना। यानी कि आज के टाइम पीरियड में उतना नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो खलीफा हैं, जो क्या है, खलीफा, उनके पास में क्या है, उनका जो मेन जो काम है वो काम क्या है उनका, कि अपने अंपायर को बढ़ाना है। और अंपायर को बढ़ाने के साथ साथ में क्या करना है, अंपायर को बढ़ाने के साथ साथ में क्या कर लेना है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी तो करना है ना। इसके लिए क्या करेंगे वो, कि इस एरिया में, यानी कि जो उनके साम्राज्य में नया क्या जुड़ा हुआ है, जो क्षेत्र जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है ना। और जब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो कुछ लोग तो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जो लोग कन्वर्ट नहीं होंगे वो उस क्षेत्र को छोड़कर कहां चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे, यानी कि पूर्वी रोमन एम्पायर से कहां जाएंगे, पश्चिमी रोमन एम्पायर में। और पश्चिमी रोमन एम्पायर में भी कहां जाएंगे, तो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में आएंगे, यानी कि रोम में आएंगे, है ना। ये क्योंकि क्या है, कैपिटल है। और आप देखेंगे कि कोई भी एम्पायर हो, कोई भी साम्राज्य हो, उसकी जो सबसे समृद्ध जगह होती है वो उसकी क्या होती है, कैपिटल होती है, उसकी राजधानी होती है। उसकी राजधानी क्यों होती है, क्यों सबसे समृद्ध होती है उसकी राजधानी किसी भी देश की या किसी भी साम्राज्य की, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापारिक हित वहीं पे देखने को मिलेंगे, है ना। और दूसरा, जो हम इटली की बात कर रहे हैं, ये भूमध्य सागर के बिल्कुल बीचों बीच आता है, ऐसा ही है ना।
यानी कि वहां पे व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा क्या था, ये इंपॉर्टेंट जगह थी, इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ पे आ जाएंगे। और दूसरा, जो भी राजा वाजा हमारे पास में हुआ करते हैं मध्यकाल में भी, इन राजाओं के पास में क्या होते हैं, अपने दार्शनिक होते हैं कोई बुद्धिजीवी वर्ग होता है इनके पास में अपना, है ना, यानी कि जिनके सोचने समझने की क्या हो, क्षमता कुछ ज्यादा हो, उन लोगों को कहां लेकर के आ जाते हैं, अपने दरबारों में रखना शुरू कर देते हैं, है ना। और कौन रखेगा, जो अमीर लोग होंगे, या फिर जो जिनके पास में पैसा ज्यादा होगा, या राजा लोग, या फिर जो अमीर लोग हैं, ये सारे के सारे लोग इस जगह पे इकट्ठा हो गए। और इसी जगह से शुरुआत हो जाती है, एक नगर है आपका फ्लोरेंस, कौन सा, फ्लोरेंस नगर, कहां पे, इटली में। और माना जाता है कि विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से होती है, इटली के फ्लोरेंस नगर से। अगर क्वेश्चन बने कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से होती है, तो वो तो हो जाएगा कहां से, यूरोप से, ठीक है। अगर पर्टिकुलर वो अगर जगह की बात करता है तो वो कहां से हो जाएगा, फ्लोरेंस नगर कहां से, आपके इटली से उसकी क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। एक पॉइंट तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, थोड़ा सा इनकी कैपिटल को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये 2-3 चीजें, ठीक। तो इसमें एक लाइन थोड़ा सा लिख लीजिए कि विश्व इतिहास में 1453 की घटना, 1453 की घटना, विश्व इतिहास में 1453 की घटना के प्रमुख परिणाम, है ना, प्रमुख परिणाम, इतना तो समझ में आया, समझने वाली कोई चीज नहीं है इसमें। इसमें क्या कहा हमने कि 1453 में एक युद्ध होता है और उसमें ऑटोमन एम्पायर किसके ऊपर अटैक कर देता है, आपके रोमन एम्पायर के ऊपर, रोमन, या फिर आप उसको एक नाम लिख लीजिए, वाइजेंटाइन एम्पायर, है ना। ये पूर्वी यूरोप में काम कर रहा था, वाइजेंटाइन, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना है, वाइजेंटाइन, ठीक है। ये एम्पायर या ये साम्राज्य काम कर रहा था और 1453 में इसके ऊपर क्या कर देते हैं, जो ऑटोमन है ना, ये तुर्क साम्राज्य बोल लो या फिर इसको तुर्क साम्राज्य बोल ले, ये इसके ऊपर 1453 में अटैक कर देता है। और इसके परिणाम जो है, इसके क्या है, जो परिणाम है, वो परिणाम थोड़े से ध्यान में रख ले, ठीक है। परिणाम, इसके जो परिणाम है वो थोड़े से क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाए, है ना। इसका जो सबसे पहला जो परिणाम था, ठीक है, ये क्या कर दिया इन्होंने, भौगोलिक खोजों का युग इसे कहा जाता है। एक तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो ऑटोमन एम्पायर है, अगर हम मैप में देख पाए अगर आप, ठीक है, तो उसमें जो तुर्क या अरब का ऑटोमन एम्पायर है ना, वो ऑटोमन एम्पायर बेसिकली इस वाले रीजन में आ जाएगा, समझ रहे हैं, ये वाला जो रीजन है इस वाले रीजन में आ गया। जो रोमन एम्पायर है वो पूरा का पूरा इस क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और इसके बीचों बीच क्या आ गया, 2 पार्टों में इसको क्या कर दिया, जर्मन आक्रमणकारियों ने 5th सेंचुरी में इसको डिवाइड कर दिया। ये पश्चिमी रोमन एम्पायर और ये आपका कौन सा, पूर्वी रोमन एम्पायर, ये हो गया। अब जो ये पूर्वी रोमन एम्पायर है, इसमें वाइजेंटाइन एम्पायर काम कर रहा है और 1453 में इन्होंने इसके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब अटैक कर दिया तो ये वाली स्थिति किसकी, आपके भारत की। और जो यूरोप है, भारत है, इनका व्यापार अपना चलता था, यानी कि प्राचीन काल से इनका क्या चल रहा था, व्यापार चल रहा था, मतलब यानी कि अगर हम बात करें यूरोप की, इसके बाद अरब की, और इसके बाद अपने किसकी बात कर दे, भारत की बात कर दे, और यूरोप और भारत के बीच में क्या चल रहा था, अपना बराबर व्यापार चल रहा था। अब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर ने क्या कर दिया, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया, उसको जीत लिया। अब जब इस क्षेत्र को पूरा का पूरा किसने जीत लिया, ऑटोमन एम्पायर ने जीत लिया, तो क्या करेगा, जो ये व्यापार है इन दोनों के बीच में, इस व्यापार को क्या कर देगा, बाधित कर देगा, होने नहीं देगा, यानी कि मीडिएटर की भूमिका में निभाएगा। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है ये खरीदेगा और फिर यहाँ बेचने का काम करेगा, और इनसे यहाँ खरीदेगा और फिर यहाँ बेचने का काम करेगा, उससे उसको क्या मिलेगा, ज्यादा लाभ अर्जित कर सकता है। तो इस घटना के कारण यूरोप में क्या हो गया, ये भौगोलिक खोजों का क्या हो गया, युग शुरू हो जाएगा। और इसी के चलते बहुत सारे क्षेत्र क्या किए जाएंगे, खोजे जाएंगे, है ना, जिसमें हम भारत की बात करेंगे, क्योंकि व्यापारिक संबंध सबसे ज्यादा इसके साथ में है, तो सबसे ज्यादा बात किसकी होगी, भारत की होगी। और इसमें 2 देश बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो हो जाता है आपका इटली, है ना, और एक हो जाता है स्पेन, और एक हो जाता है आपका पुर्तगाल, है ना। ये 3 देश क्या करेंगे, बहुत ज्यादा क्या करेंगे, मतलब पैसा खर्च करेंगे भारत को खोजने के लिए, है ना। इस भारत को खोजने के लिए इनको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है ना। उसके लिए क्या करेंगे, कुछ क्या होंगे, आविष्कार होंगे, कुछ खोजे होंगी, है ना। खोजों में जो सबसे इंपॉर्टेंट खोज हो जाएगी वो किसकी हो जाएगी, कंपास की खोज हो जाएगी, है ना। उससे क्या करेंगे, दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। और जब ये 2 चीजें यहां पे हो जाएंगी तो और क्या होगा, और भी कुछ होगा, खोजें क्या हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी। और भी कुछ होगा इससे, हाँ, समुद्री मार्ग से शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीजें क्या होंगी, थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके परिणाम के स्वरूप क्या हुआ कि पुनर्जागरण की व्यवस्था हो, है ना, पुनर्जागरण, है ना, ये सारी व्यवस्था। और इस पुनर्जागरण का मतलब होता है कि पहले लोग जागे और फिर क्या हो गया, उसको कह देते हैं प्रबोधन, एनलाइटनमेंट कह देते हैं, यानी कि उनमें प्रबोधन, ध्यान में रखना, प्रबोधन। इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि लोगों में जो तर्क करने की जो क्षमता होती है, जो तर्क करने की क्या होती है, क्षमता होती है, उसका विकास होना शुरू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि धार्मिक सुधार आंदोलन टाइप के चलेंगे, धार्मिक सुधार के कार्य चलेंगे। और यहाँ पे जो पहले या प्रमुख जो धार्मिक सुधार है वो है मार्टिन लूथर। कहने का मतलब है कि जो परंपरागत तरीके से धर्म या जो भी रिचुअल्स होते हैं उनको फॉलो करना, और कुछ लोग ऐसे आए जो उनके ऊपर क्या करने लग गए, सही को सही और गलत को गलत बताने की क्या रखने लग गए, मादा रखने लग गए। उनमें से जो पहले व्यक्ति हैं वो है मार्टिन लूथर। यानी केवल इतना ध्यान में रखना कि मार्टिन लूथर क्या है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलनों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, है ना। इन्होंने अपने धर्म में जो परंपरागत रीति रिवाज चल रहे थे उसको प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और यहां से क्रिश्चियनिटी 2 पार्टों में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। एक को हम कैथोलिक कह देते हैं, जो पुरानी मान्यताओं को संचालित करती है, उसको फॉलो करती रहती है, और एक हो जाते हैं प्रोटेस्टेंट, जो क्या करते हैं, मार्टिन लूथर, यानी कि तर्क करने की शक्ति को रखने वाले व्यक्ति, ठीक है। यानी कि केवल ये ध्यान में रखना, कैथोलिक क्या होते हैं, जो पुराने रिचुअल्स हैं, जो पुरानी क्या है, अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को मानने वाले लोग हैं। और जो प्रोटेस्टेंट हैं ये क्या है आपके, ये थोड़ा सा तर्क करने वाले व्यक्ति, यानी कि सही को सही और गलत को गलत बताने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए इनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए भी बनता है कि भारत का जो मार्टिन लूथर है वो कौन है, तो कौन है भारत के मार्टिन लूथर, अगर एग्जांपल दे दे, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक जी। तो भारत के जो क्या है मार्टिन लूथर, किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है दयानंद सरस्वती जी को। किसको कहा जाता है, दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। हाँ, इन्होंने कुछ कहा था, हाँ, ये वाला इन्होंने क्या दिया है, नारा दिया है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या रख लेना, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में यहाँ पे रख लेना, ठीक है। चल, इसमें थोड़ा सा ध्यान में केवल 2 ही चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है। एक तो मार्टिन लूथर को याद रख लेना, ये धर्म सुधार आंदोलनों से जुड़े हुए थे यूरोप में, और भारत के हैं दयानंद सरस्वती, इनको हम मार्टिन लूथर कह देते हैं। भौगोलिक खोज हो जाएगी, कुछ आविष्कार होंगे, पुनर्जागरण, ठीक है। आविष्कार में आप लिख सकते हैं तो कंपास को आप लिख सकते हैं, इसकी खोज जो दिशा का ज्ञान आपको बराबर देता रहे, ठीक है। अब जो क्या हुआ, जो हम बात कर रहे थे अभी मैप में, कि अपना क्या हो गया, जो स्थल रूट था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से बाधित हो गया व्यापार से। किसका व्यापार, यूरोप और किसका, भारत का, क्योंकि प्राचीन काल से ही ये क्या चल रहा था, व्यापार चल रहा था। अब बाधित हो गया तो अब क्या होंगे कि नए मार्गों की खोज होगी, और नए मार्गों में भी जो खोज हो जाती है वो किसकी होती है, समुद्री मार्गों की। किसकी होगी, समुद्री मार्ग, है ना। और समुद्री मार्ग के लिए बहुत सारे जो ये तीनों के तीनों देश हैं, ये बहुत सारा क्या करेंगे, कुछ लोगों को हायर करेंगे, और हायर करने के बाद क्या करेंगे, उनको भारत के लिए भेज देंगे, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो है पुर्तगाल। कौन है, पुर्तगाल, ठीक है। तो यहीं से शुरू कर देते हैं, पुर्तगाल कंपनी के ऊपर बाद में आएंगे। पहले इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, इसमें लिखिए जरा, इसमें लिखिए एक नाम थोड़ा सा, मार्को पोलो।
ठीक है, मार्को पोलो कहां के थे, कहां का था? इसमें एक लाइन लिख लीजिए, यूरोप का पहला या यूरोप का प्रथम नागरिक था जिसने चीन की यात्रा की और अपना क्या लिखा, एक यात्रा वृत्तांत को लिखा। और जब उसकी यात्रा वृत्तांत को लोगों ने पढ़ा तो उसने उसमें क्या लिख दिया, गलती से क्या लिख दिया कि जो पूर्व के जो देश हैं उनके व्यापार के बारे में उसने लिख दिया, वहां की अमीरियत के बारे में उसने लिख दिया, चाइना के, भारत के, है ना। तो जितने भी व्यापारी वर्ग होंगे वो व्यापारी वर्ग क्या चाहेंगे कि हम पूर्व के देशों के साथ में क्या करें, व्यापार करें। अब पूर्व के देशों के साथ में अगर व्यापार करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनको लाभ ज्यादा मिलेगा ना। अब लाभ ज्यादा मिलेगा तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरनी शुरू हो जाएगी। और इसी के चलते पुर्तगाल का एक क्या था, राजकुमार था पुर्तगाल का, उसका नाम है हेनरी। क्या नाम है, हेनरी। और ये पहला आदमी है जिसने क्या किया है, अफ्रीकी तट, है ना, अफ्रीकी तट। अगर हम बात कर दें इस तरीके से, ठीक है, तो अफ्रीका थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से है ना, इसके ऊपर ये आपका भूमध्य सागर, और इस तरीके से अगर हम बात कर दें, ठीक, तो ये यूरोप वाला हिस्सा आ जाएगा, ऐसा ही है ना। अब यूरोप वाला जो हिस्सा आ जाएगा और इसके साथ साथ में अगर हम लेकर के चले तो इस तरफ को कहीं आपका भारत देखने को मिल जाएगा। तो जो ये वाला है ना पुर्तगाल, और इस तरफ से जो ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र का सबसे ज्यादा इस आदमी ने क्या किया है, क्या किया इस आदमी ने, किसने, पुर्तगाल के राजकुमार ने इस क्षेत्र का एक मानचित्र तैयार करके रख दिया। क्या रख दिया, एक मानचित्र क्या रख दिया, तैयार करके रख दिया। अब ये बहुत सारी समुद्री यात्राएं करने वाला व्यक्ति है, इस वजह से इसको एक टाइटल दिया जाता है ना, हाँ, समुद्र का राजकुमार भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। और एक है इसको हेनरी द नेविगेटर की भी टाइटल इसको दी जाती है, ठीक है। तो ये दोनों को लिख लीजिए जरा, है ना, राजकुमार भी लिख लीजिए, समुद्री राजकुमार के नाम से भी इसको जाना जाता है, पुर्तगाल का राजकुमार है, और द नेविगेटर, नेविगेटर का मतलब होता है नाविक, है ना। तो इसको ये दो के दो टाइटल इस आदमी को दिए जा, ठीक, हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये दोनों की दोनों चीजें इससे इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी याद रख लेना। यानी कि इसने क्या किया, अफ्रीकी महाद्वीप तट की क्या करी, बहुत सारी यात्राएं करी, और उस यात्राओं को करने के बाद इसको क्या कह दिया, द नेविगेटर, समुद्री राजकुमार भी इसको टाइटल दोनों के दोनों इसको मिल जाएंगे, किसको, हेनरी द नेविगेटर को। तो इसको थोड़ा सा आपने क्या रख लेना है, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। हाँ, दूसरा इधर ही आपके यहीं पर से एक और व्यक्ति आएगा, उसका नाम है, पुर्तगाल का ही है, उसका नाम है बोर्थो लोमियो डियास, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जो ये बोर्थोलोमियो डियास है, ये दूसरा व्यक्ति है आपका पुर्तगाल का ही। इसको शासक यानी कि जो राजा हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको हायर कर रहे हैं, समझ लो, अपने खर्चे पे इन्हें खोज के लिए भेज दे रहे हैं। और ये पहला ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या किया, अफ्रीकी यानी कि पुर्तगाल से कहां पहुंचेगा, यहां, इसके मैप को फॉलो करता हुआ, किसके मैप को फॉलो करता हुआ, जो हेनरी द नेविगेटर था, इसके मैप को फॉलो करता हुआ यहां पहुंचा। और इस क्षेत्र को यानी कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु, जैसे हम भारत की बात करते हैं उसी तरीके से इसका भी है, उसको कहा जाता है आशा अंतरीप द्वीप, है ना, यही कहते हैं, हाँ, यही केप ऑफ गुड होप भी इसे कह देते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। और यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की है, तो वो कौन है आपका, बोर्थोलोमियो डियास, ठीक है। और ये यहीं से, मतलब कहने का मतलब पुर्तगाल से यहां पहुंचा और यहां से कहां पहुंच गया, वापस कहां पहुंच जाएगा, पुर्तगाल वापस पहुंच गया। तो ये दूसरा व्यक्ति, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, बोर्थोलोमियो डियास, ठीक है। जो तीसरा आदमी है वो है आपका कौन सा, वास्को डी गामा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, गामा, ठीक, हाँ। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आदमी, इसने क्या किया, भारत की क्या कर दी, खोज कर दी, है ना, ऐसा ही है, भारत की खोज कर दी, ठीक है, हाँ, वास्को डी गामा। इस आदमी ने क्या किया, है ना, मतलब अकेले तो आएगा नहीं ना,
अपने ग्रुप के साथ में आएगा, अकेला तो आएगा नहीं, तो ये अपने ग्रुप के साथ में पहुंचा और इसने किया कुछ भी नहीं। एक तो इसने हेनरी, कौन था, ठीक है, और एक था आपका बोर्थोलोमियो डियास, है ना, बोर्थोलोमियो डियास। इन दोनों के मानचित्र को क्या करा, फॉलो करके कहां पहुंच गया, केप ऑफ गुड होप, है ना, इसको थोड़ा सा गुड होप, यहां पे क्या हो गया, ये पहुंच गया। और जब यहां पे पहुंचा, ठीक है, तो हाँ मतलब खोजा इसने है, इसके मैप को फॉलो करता हुआ ये आदमी आया, केप ऑफ गुड होप पहुंचा है। अब केप ऑफ गुड होप तक की जानकारी किसके पास में है, वास्को डी गामा में के पास में है, तो ये आसानी से कहां पहुंच सकता है, यहां पहुंच सकता है, यानी कि अफ्रीका के अंतिम छोर तरफ ये आदमी पहुंच सकता है। और जब वहां पे पहुंच जाएगा तो इसकी मीटिंग एक आदमी से होगी, एक अरब व्यक्ति से, गुजरात का एक व्यक्ति था, भारतीय है ना, उसका नाम है अब्दुल मजीद। क्या नाम है, अब्दुल मजीद, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इस व्यक्ति के साथ में कहां पहुंचेगा, इसकी सहायता से कहां पहुंचेगा, भारत पहुंचेगा, और भारत में भी कहां, तो कलिकट, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, कालीकट पहुंच गया। और इस टाइम पीरियड में यहाँ पे जो शासक थे, है ना, उनकी पैतृक उपाधि थी जमोरिन की, क्या थी, जमोरिन। तो ये क्या करेंगे, इनका स्वागत करेंगे बड़े अच्छे से। यूरोपियन व्यक्ति आ रहा है, कोई नया व्यक्ति आ रहा है भारत, है ना, हाँ, और नए रूट को फाइंड करते हुए आ रहा है, ये इसका क्या करेगा, स्वागत करेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि कालीकट में, या फिर हम बात करें कि भारत में कोई भी व्यापारी वर्ग नहीं होगा, हो गए भारत में इस समय में जब ये पहुंच रहा है ना, और हम बात करते हैं कब पहुंचा है, ऐसा ही पहुंचा था, है ना। अब व्यापारिक वर्ग नहीं होंगे, तो इसमें हमारे इस टाइम पीरियड में, यानी कि तुर्क व्यापारी, अरब के व्यापारी, ऐसे बड़े व्यापारी काम कर रहे थे। और जब ज़ेमोरिन यानी कि जो राजा है, वो इस वास्को डी गामा को क्या देंगे, ज्यादा क्या देंगे, भाव देंगे, तो जाहिर सी बात है ये उससे क्या हो जाएंगे, नाराज होंगे, और आने वाले टाइम में इनके साथ में इनके क्या होंगे, कुछ युद्ध भी होंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ध्यान में रखना कि वास्को डी गामा 1498 में पहली बार आया, ठीक है, और 1502 में ये वापस से दोबारा आएगा। लेकिन पहली बारी में जब ये भारत से मसालों को लेकर के कहां गया, यूरोपियन मार्केट में गया, तो इस मसाले को बेचने के बाद इसको कितना, 60 गुना प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 60 गुना प्रॉफिट होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। इतना प्रॉफिट होने के बाद जब ये वापस कहां पहुंचेगा, पुर्तगाल पहुंचेगा, है ना, और इतना प्रॉफिट होगा तो उसकी आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और जबकि उसकी स्थिति अच्छी होगी तो बाकी के व्यापारी वर्ग भी कहां आना चाहेंगे, भारत के साथ में व्यापार करना चाहेंगे, ठीक है। तो दूसरा ग्रुप जो पुर्तगालियों का है वो पहुंचता है 1500 में। कब पहुंचेगा, 1500 में। तो इसका भी नाम थोड़ा सा लिख लीजिए, एक नाम लिखिए जरा, इसका नाम लिखिए पेड्रो अल्ब्रेज, पेड्रो अल्ब्रेज, ठीक है। इसके नेतृत्व में 1500 में पुर्तगालियों का दूसरा दल कहां पहुंचेगा, भारत पहुंचेगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख ले, ठीक है ना। और फिर एक ऐसा दौर चलेगा, ऐसा क्रम चलेगा कि हर पुर्तगाली भारत के साथ में क्या करना शुरू कर देगा, व्यापार करना शुरू कर देगा। और व्यापार का जो क्या होगा, शासन होगा, वो चाहेगा कि अब क्या कर दिया जाए, एक कंपनी को स्थापित कर दिया जाए और वो कंपनी जाकर के क्या करे, व्यापार करे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, शासन प्रशासन को चलाने के लिए इस तरीके की व्यवस्थाओं को बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़े से एक आधे नाम है ना। इन्होंने भारत को खोज लिया। अब जब पुर्तगाल खोज रहा होगा तो जो स्पेन है वो चुप तो नहीं बैठेगा, है ना। तो स्पेन ने क्या किया, स्पेन, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। स्पेन ने एक आदमी को हायर किया। क्या किया, एक आदमी को हायर कर दिया, यानी कि वो उस देश का नागरिक नहीं है, ये क्या है, नाविक है। उसको क्या कर दिया, हायर कर दिया, और उसका नाम है कोलंबस। क्या नाम है, कोलंबस। और इस कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका की खोज कब कर दी, 92, है ना। यानी कि इसको क्या कर दिया, इन्होंने हायर किया, और हायर करने के बाद इसको कहां भेज दिया, यहां। और इसने क्या कर दी, अमेरिका की खोज। और अमेरिकी तट पे जब इसे ये पहुंचा तो इसे लगा कि ये कहां पहुंच गया है, भारत पहुंच गया है। तो यहां रहने वाले, अमेरिकी तट पे रहने वाले लोग इसने इंडियंस कह दिया, और अभी भी इनको रेड इंडियंस के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका महाद्वीप जो है वो एक दूसरे
नाविक के नाम, अमेरिको वेस्पुसी करके उनका नाम है, अमेरिगो याद रख लेना, इनके नाम पे ही इस महाद्वीप का क्या रखा गया है, नाम रखा गया, तो उसकी खोज का श्रेय इन्हें दे दिया जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक, हाँ। अच्छा, एक नाम लिख लिया मैगलन, ये भी पुर्तगाली व्यक्ति है, मैगलन है ना, मैगलन, जो ये मैगलन है ये बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है, ठीक है, इनसे दो टाइप से क्वेश्चन बनते, ठीक, जो ये मैगलन है ये भी भारत के लिए निकले पुर्तगाल से, लेकिन ये कहां पहुंच गए, कहां पहुंचेंगे, ये भारत में पहुंचते हुए जो मैप आपको दिख रहा है, इन्हें अफ्रीका तट की तरफ को मुड़ना था, लेकिन ये कहां मुड़ जाते हैं, ये मुड़ जाएंगे दक्षिण अमेरिका की तरफ को, और दक्षिण अमेरिका के सबसे साउथर्न पॉइंट पे ये पहुंचेंगे, और इन्हीं के नाम पे दक्षिण अमेरिका का जो क्या है दक्षिणतम जो बिंदु है उस जगह का नाम इन्हीं के नाम पे, उसको कहा जाता है मैगलन स्ट्रीट, याद रहेगा, मैगलन स्ट्रीट कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ठीक। इसके अलावा जो ये मैगलन है, जिसको आप प्रशांत महासागर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर, पैसिफिक, है ना, तो इन्होंने ही इस प्रशांत महासागर का नामकरण भी किया हुआ है ना, जब ये आपके कौन सा महासागर है ना, यानी कि जो आपका अफ्रीका है और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर है, दोनों के बीच में कौन सा है, हाँ, तो जो ये अंटार्कटिका महासागर है थोड़ा सा उथल पुथल वाला है ना, और जैसे ही वो कहां पहुंच गए, दक्षिण अमेरिका को क्रॉस करके आगे पहुंचे, तो उन्हें वो क्षेत्र बहुत ही शांत लगा, और उन्होंने ही नाम सजेस्ट किया पैसिफिक, और पैसिफिक से ही हम उसे कह देते हैं शांत, है ना, प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर का नामकरण करने वाला व्यक्ति भी ये है ना, मैगलन स्ट्रीट, दक्षिण अमेरिका की दक्षिणतम पॉइंट की खोज करने वाला व्यक्ति भी यही, और दुनिया का पहला एक चक्कर लगाने वाला व्यक्ति भी कौन, मैगलन ही है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या रख लेना है, ध्यान में रख लेना है, मैगलन को लेकर के ये दो चार क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है ना, यानी कि इसमें एक तो क्या कर दिया, हाँ, ये दो तीन चीजें थोड़ी सी इन्होंने ये काम यहाँ पे कर देगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख ले, ठीक, चलिए अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट लिख लीजिए, इसमें एक हेडिंग लिख लीजिए, पुर्तगालियों का भारत में आने के कारण, क्या कारण हो सकते हैं कुछ, एक व्यापारिक कारण हो सकता है, और कोई कारण हो सकते हैं, और कोई कारण हो सकते हैं, और कोई कारण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इनके दो कारण हैं, ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा आपका व्यापारिक कारण, क्या हो जाएगा, व्यापारिक कारण, और एक इनका होगा धार्मिक कारण, क्या होगा, धार्मिक कारण, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, बाकी आएंगे तो बाकियों का अभी नहीं होगा, यानी कि ब्रिटिशर्स आएंगे उनका कारण बाद में बनेगा, धार्मिक कारण, है ना, जो हम बात करते हैं कौन सा, चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं, तो वहां से वो थोड़ा सा धार्मिक हो जाएंगे, है ना, यानी कि धर्म के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना शुरू कर देंगे, लेकिन जब पुर्तगाली आए तो इनका पहले से ही फोकस था इस धार्मिक कारण के ऊपर, ठीक है, आगे भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो अभी हम बात कर रहे थे, एक तो ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहे थे और एक रोमन साम्राज्य की बात कर रहे थे। ये हम बात कर रहे थे कि ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे और ये क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे, और जब इन्होंने क्या किया, इनके एक हिस्से को जीत लिया तो इन लोगों को पीटना पाटना शुरू कर दिया, और ये पीट करके कहां पहुंच गए, पश्चिमी क्षेत्र में पहुंच गए, है ना, पश्चिमी क्षेत्र में पहुंच गए। जो पूर्वी क्षेत्र था यूरोप का, वहां पे थोड़े से इस्लामिक यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। अब ये चाहेंगे कि इनका जो रिलीजन है वो थोड़ा सा खतरे में है। भारत के साथ में व्यापारिक कारण तो चल ही रहे हैं, है ना, इस कारण से तो आना ही है, लेकिन धीरे धीरे क्या करना है, अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार इन लोगों के द्वारा कहां पे किया जाएगा, यहाँ पे, है ना। ये बड़े डेंजर लोग थे, ये ब्रिटिशर से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। अगर ये लंबे टाइम पीरियड तरफ रहते तो भारत की स्थिति कुछ और ही होती, है ना, फिर दिक्कत हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर लोग कौन हो जाते थे, ये वाले हो जाते हैं। अगर ये थोड़े से
रह जाते, फैल जाते। हाँ जी, ये ज्यादा फैल जाते अगर तो, लेकिन ये सिमट कर रहे है ना। बाद में थोड़ा बहुत मराठा एम्पायर जो बाजीराव प्रथम है वो भी इनको पीटेंगे, है ना। मुगल रूलर्स इनको पीटने का काम करेंगे, ब्रिटिशर्स इनको पीटेंगे, फिर इनके कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, है ना, जैसे डच आ जाएंगे, ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, तो इनका मार्केट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। बाद में ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका वाले हिस्से में, और वहां पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और अभी भी उनको हम लैटिन अमेरिकी देश बोल देते हैं, और वहां पे लैंग्वेज ज्यादा यही चलती है, पुर्तगाली और स्पेनिश, यही दो ज्यादा चलती है। हाँ, उस तरफ को, मतलब सेंट्रल अमेरिका से नीचे वाला जो हिस्सा है, ज्यादातर देशों में यही लैंग्वेज ज्यादा चलती है। और ये अगर भारत में फैल जाते तो हमारे पास में भी इनकी लैंग्वेज होती है, वो भी पढ़ रहे होते अभी, समझ रहे हैं। तो इनके दो ही कारण रहे हैं, एक तो व्यापारिक कारण, व्यापार करने की दृष्टि से आए हैं, और दूसरा अपने धर्म का क्या करने आए हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए ये लोग कहां पे, यहाँ पे भारत में आएंगे। ठीक है, ठीक। दूसरा, इसमें 2 लाइन लिख लीजिए, थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, व्यापारिक कारण में 2 पॉइंट लिख लीजिए, थोड़ा सा, है ना, छोटे छोटे से हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं, है ना। एक तो लिखिए, अरब व्यापारियों को भारत से बाहर निकालना। अरब व्यापारियों को, अरब या तुर्क, अरब तथा तुर्क व्यापारियों को भारत से बाहर निकालना, एवं अन्य यूरोपियन व्यापारियों को भी भारत से बाहर करना। ये 2 बड़े गोल हैं इनके। ठीक है, ये 2 बड़े गोल हैं व्यापारिक हित को साधने के लिए, कहां पे, भारत में। ठीक है, और जो धार्मिक कारण है, इस धार्मिक कारण में एक ध्यान में रखना कि अरब और तुर्क इनके साथ में तो पहले से नहीं बन रही है, रिलीजियस बेसिस पे भी नहीं बन रही है, और अब यहाँ पे इनके कॉम्पिटिटर भी हैं, क्योंकि अरब और तुर्कों का क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र है भारत, और अब वहां पे कौन पहुंच गए, पुर्तगीज भी पहुंच गए। तो अब दोनों में जाहिर सी बात है क्या होगी, लड़ाइयां होगी। तो ये चाहेंगे कि यहाँ पे तुर्क और अरब के जो लोग हैं उनको भी क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने यूरोप में उनके एम्पायर को नुकसान पहुंचाया है, उनके धर्म को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए से इनका जो धार्मिक कारण होगा कि भारत में हम क्या कर दें, ईसाइयत या ईसाई धर्म का क्या करें, प्रचार प्रसार करें। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। 2 कारण है, बस इन्हीं को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, हाँ। फिर जब कोई कंपनी आ जाती है ना, कंपनियां, कितनी कंपनियां आती हैं भारत में, 4 या 5 आती हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं जरा। ठीक, हाँ। सबसे पहले जो आते हैं वो कौन आते हैं, पुर्तगाल आते हैं। कौन आते हैं, पुर्तगाल आते हैं। कब आते हैं पुर्तगाल, हाँ जी, हाँ, इनको लिख लीजिए थोड़ा सा, पुर्तगाल, ये 1503 में आएगी। ठीक, हाँ, 1503 में ये आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, यहां थोड़ा सा देख लीजिए कि जो ये कंपनियां हैं सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया, डच, है ना, जो भी आपके ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी, स्पेन, डेनिश, स्वीडन, है ना, ये सारी की सारी। तो उनके कंट्रियों के नाम लिखेंगे, एक उनके आने का क्रम वो लिखेंगे। आने का क्रम मतलब समझ रहे हैं कि वो कब भारत में एंटर हुए, कब भारत में आए हुए हैं, और दूसरा उनका जाने का क्रम। ठीक है, ये दोनों आपने ध्यान में रखने हैं, ये मैच करने के लिए अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो 1503 में कौन आ जाएंगे, पुर्तगीज जाएंगे। जाएंगे कब, जाने का जो क्रम होगा, हाँ, इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। ठीक है, यानी कि आएंगे सबसे पहले और जाएंगे कब, सबसे बाद में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये पुर्तगीज है ये सबसे लास्ट में होकर के जाएंगे। ठीक है, या फिर यहीं पे लिख सकते हैं, तो कब गए, 1961 में गए, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, आगे भी बनाएंगे चार्ट, फिर देख लेंगे। दूसरे नंबर पे कौन सी कंपनी आ जाती है आपके पास में, डच आ जाते हैं। कब आते हैं डच, ठीक है, फिर आएंगे कब, नहीं, अब देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, एक तो डच आएंगे और फिर आ जाएंगे आपके अंग्रेज या ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये क्या है, अंग्रेजों की जो कंपनी है 1600 में खुलेगी, यानी कि आने वाले क्रम में अंग्रेज पहले बाद में आएंगे, लेकिन कंपनी खुलने के क्रम में अंग्रेजों की कंपनी पहले खुल जाएगी। ठीक है, और जो डचेस है इनकी कंपनी खुलेगी 1602 में। ठीक है, ये 1602 में ही 3 में ही भारत पहुंच जाएंगे।
और जो ब्रिटिशर्स हैं ये कब पहुंचेंगे भारत में? ये 1608 के बाद पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे? 1608 के बाद। लेकिन ये तब भी सीधे अपने काम को करना शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुक करके काम करेंगे। पहले पूरे के पूरे भारतीय भौगोलिक जो दृष्टिकोण है उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद कंपनी यहाँ पे व्यापार करना शुरू करेगी, सीधे ही नहीं करेगी, है। और इनकी फिर अपनी पहली दूसरी फैक्ट्रियां लगाने का काम करेंगे इस तरीके से, ठीक। और जो डच है इनके जाने का जो क्रम है वो है 1759, यही है जिसमें वेदरा का युद्ध की हम बात कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स के साथ में लड़ाई हो जाती है, हार वार जाते हैं और सब कुछ बेच बाच करके कहां निकल जाते हैं? वापस निकल जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, है ना, ऐसा ही है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक आती है, डेनिश, और ये आती है 1616 में आ जाती है, ठीक है। और एक थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आती है? ये 1664 में आती है, ठीक है। और जाती कब है? ब्रिटिशर्स तो 1947, इसी को ध्यान में रखना है। और जो ये फ्रांसीसी ये कब जाएंगी? कब जाएंगी? 19 कब जाएंगी? ब्रिटिशर्स से पहले या बाद में जाएंगी? पहले कौन? नहीं, फ्रांस जाएगी 56 में, पुडुचेरी, पांडिचेरी से गए हैं ना, लेट में जाएंगे, है ना। फिर ब्रिटिशर्स, सबसे पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ध्यान में रखना, ब्रिटिशर्स के बाद जाएंगे फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद जाएंगे कौन? पुर्तगीज जाएंगे। सबसे पहले जाएंगे ये सबसे पहले जाएंगे, ये सबसे लास्ट में जाएंगे, ठीक है। और बाकी इन दो के क्रम याद, तीनों के क्रम याद रख लेने। और जो इंपॉर्टेंट है आपके पास में वो एक तो पुर्तगीज है, एक अंग्रेज है और एक फ्रांसी है, बाकी दो से आपके पास में क्वेश्चन नहीं बनेगी। यहाँ पे स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी भी आएगी, स्वीडन वो भी आएगा, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट बनेंगे नहीं। यानी कहने का मतलब है न तो आपके पास में डच उतने इंपॉर्टेंट है, न डेनिश इंपॉर्टेंट है, केवल ये तीन ही आपके पास में क्या बनेंगे? थोड़े से इंपॉर्टेंट बनेंगे, जहां से क्या बनते हैं? बार बार आपके पास में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। क्रम याद रहेगा, है ना। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगीज आए। कब आए? ठीक है, 1503 में यहाँ पे भारत में पहुंच गए, ठीक है। व्यापार करना शुरू कर दिया और 1961 में ये वापस चले जाएंगे। फिर आए आपके डच, है ना। कब आए? 1602 में पहुंच गए, कंपनी बनी और पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान में रखना, कंपनी बनने का क्रम, कंपनी बनने के क्रम में पहले नंबर पे ये आ जाएंगे और दूसरे पे ये आएंगे, ये तीसरे पे आएंगे, ये ध्यान में रखना है। लेकिन भारत आने का जो क्रम है उसमें डच पहले आएंगे और अंग्रेज कब आएंगे? तीसरे नंबर पे आएंगे। ये दूसरे पे, ये पहले पे, और ये आएंगे तीसरे नंबर पे, और फिर क्रम यही रहेगा, ठीक है। ये ध्यान में थोड़ा सा रख लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, जो पुर्तगीज कंपनी है, जब भी कंपनियां भारत में आएंगी तो ये क्या करेंगी? अपने कुछ गवर्नर को बनाएंगी, गवर्नर से अपॉइंट करेंगी। तो इनके 3 गवर्नर हैं, वो तीनों ही आपने ध्यान में रखने हैं, बाकी नहीं, ठीक है। एक है अल्मेडा, क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसको याद रखना है, ये पहला गवर्नर है। तो क्या रहेगा? अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इसको देख लेना, ठीक है। डी अल्मेडा ये कब अपॉइंट होता है? ये 1503 में अपॉइंट होगा और 1509 तरफ ये रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। यानी कि इसका जो ड्यूरेशन है ये 1503 में जैसी कंपनी आई बन गया, है ना। और कब तक रहा? 1509 तरफ रहा। तो ये 2 पॉइंट इससे सीधे सीधे इसके आने का टाइम और इसके जाने का टाइम, ये दोनों के दोनों आपने क्या रखने? ध्यान में रख लेने। दूसरा, इसने एक पॉलिसी को लेकर के, यानी कि जो पुर्तगाल सरकार थी उन्होंने इससे एक पॉलिसी को लेकर के इसको भेज दिया कि भाई साहब ये काम होना चाहिए। उसको कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, याद रहेगा, तो इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इस पॉलिसी को लेकर के आ गया ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसी को हम कह देते हैं नीले समुद्र की नीति, नीले समुद्र की, याद रहेगा, नीले समुद्र की नीति। अब नीले समुद्र की नीति क्या थी कि जो आपका भारत है, जो क्या है आपका भारत है, और इस हिंद महासागर के ऊपर आपको क्या करना है? अपना मोनोपोली लेना है, अपना एकाधिकार स्थापित करना है ना। मोनोपोली लेनी है, एकाधिकार, यानी कि जितना भी व्यापार इस क्षेत्र से हो, मतलब इस क्षेत्र में आपका अधिकार हो जाएगा, तो जो भी व्यापार भारत के साथ में होगा उससे आपको बराबर क्या मिलेगा?
टैक्स मिलेगा और उस टैक्स से फायदा किसका हो जाएगा, पुर्तगाली कंपनी का हो जाएगा। तो इस वजह से इसको लेकर के आए, लेकिन ये इस पॉलिसी को क्या नहीं कर पाए, मेंटेन नहीं कर पाए, इसको इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाए। ठीक है, एक तो ये ध्यान में रख लेना, लेकर आने वाला व्यक्ति है, तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट लिख लीजिए, इसके टाइम पीरियड में 2 बड़े युद्ध हो जाएंगे, है ना। और युद्ध होंगे किससे, इसके किससे होंगे, युद्ध किससे होंगे, अरबों से होंगे, तुर्कों से होंगे, है ना। और जो गुजरात के व्यापारी हैं, जो दक्षिण भारत के साथ में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके साथ में इनके क्या होंगे, युद्ध हो जाएंगे। एक इसका युद्ध होता है 1508 में। कब होता है, 1508 में। उसे कहा जाता है चौल का युद्ध, चौल का युद्ध, है ना। ना के बराबर पूछा जाता है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। और इस युद्ध में, है ना, पुर्तगालियों की क्या होती है, हार जाते हैं। किससे हारते हैं, तो अरब प्लस में तुर्क और प्लस में गुजरात के जो व्यापारी होते हैं, गुजरात के जो व्यापारी होते हैं, उनसे कौन हार जाते हैं, कौन हार जाएंगे, पुर्तगाल हार जाएगा, यानी कि आपका जो अल्मेडा है ये हार जाएगा। ठीक है, एक और युद्ध लिख लीजिए 1509 में। इसका एक और युद्ध होता है, उसे कहा जाता है द्वीप का युद्ध। द्वीप, दमन द्वीप जो है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, जो द्वीप का जो युद्ध है, जो 1509 में हो रहा है द्वीप का, इस युद्ध में क्या होता है, ये संयुक्त बेड़ा, ठीक है, संयुक्त बेड़ा इसी को कहा गया है। लेकिन इसमें प्लस में 3 तो यही रहेंगे, एक मिस्र का व्यापारी वर्ग भी आ जाए, है ना। तो संयुक्त बेड़े को पराजित कर दिया किसने, अल्मेडा ने। ठीक है, याद रहेगा, अल्मेडा ने संयुक्त बेड़े को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। कब कर दिया, 1509 में। जो द्वीप का जो युद्ध हुआ, उसमें कौन जीत जाएंगे, पुर्तगाली जीत जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके बेटे की डेथ हो जाएगी, बेटे की डेथ हो जाएगी, तो इसका काम में मन नहीं लगेगा। ठीक है, और ये वापस कंपनी इसको कहां बुला लेगी, पुर्तगाल बुला लेगी, और एक दूसरे गवर्नर को क्या कर देगी, अपॉइंट कर देगी। और दूसरा गवर्नर है कौन सा, इसका नाम है अल्बुकर्क। क्या नाम है, अल्बुकर्क। ठीक है, तो इसका नाम लिख लीजिए अल्बुकर्क, है ना। यह आदमी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, यानी कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, अल्बुकर्क, है ना, इसको ध्यान में रखें। यानी कि भारत में पुर्तगाली कंपनी को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है, नहीं, पहला वाला ही, अल्मेडा। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संस्थापक इसको कहेंगे। वास्तविक, क्या होता है वास्तविक संस्थापक, मतलब अरे हाँ, जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन वास्तविक संस्थापक में हम बात कर देते हैं इल्तुतमिश की, है ना। जैसे हम बात करते थे मुगल साम्राज्य का संस्थापक है कौन, बाबर, और उसका वास्तविक संस्थापक है अकबर। उसी तरीके से पुर्तगालियों का जो संस्थापक है वो है कौन, अल्मेडा, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो है अल्बुकर्क। और जो वास्तविक संस्थापक होता है, ये वास्तविक संस्थापक क्या करते हैं, अक्सर अपनी एक राजधानी भी बनाते हैं, है ना। तो अल्बुकर्क ने अपनी राजधानी बनाई, तो इनका क्षेत्र था कौन सा बनाया, इनका राजधानी कौन सी है, कोचीन है ना, कोचीन, है ना। और पहली फैक्ट्री भी इनकी कोचीन में ही लगेगी 1503 में। इसको भी ध्यान में रखना, किसके टाइम पीरियड में, अल्मेडा के टाइम पीरियड में। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। पहली जो फैक्ट्री इनकी लगेगी कहां लगेगी, कोचीन में ही लगेगी, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है ना। ये दूसरा गवर्नर जनरल है, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, अल्बुकर्क ने इसको वास्तविक संस्थापक माना जा रहा है। इसने अपनी एक परमानेंट क्या बना दी, राजधानी बना दी, और राजधानी किसको बना दिया, कोचीन को बना दिया, ठीक है। ठीक, दूसरा जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, उस ब्लू वाटर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाला आदमी भी कौन, ये है ना। अभी मुगल नहीं आए हैं, मुगल रूलर्स नहीं आए हैं नहीं। बाकी मुगल रूलर्स भी जब व्यापार करेंगे तो उस ब्लू वाटर पॉलिसी के अंतर्गत ये क्या करेंगे, पुर्तगालियों को टैक्स देंगे। इसको भी ध्यान में रखना है। जितने भी आएंगे पूरे के पूरे हिंद महासागर पर एकाधिकार हो जाएगा, किसका, एक मोनोपोली बना दी जाएगी, किसकी, पुर्तगालियों की, ठीक है। ठीक, दूसरा हमने बात की कि जो पुर्तगाली थे, इनके भारत में आने के 2 प्रमुख कारण थे। एक तो क्या था, व्यापारिक कारण, दूसरा क्या था, धार्मिक कारण। क्या था, धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण के लिए, यानी कि धर्म का अगर प्रचार प्रसार करना है तो क्या करना होगा, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या करेंगे,
हाँ, और उससे पहले अजी ये पहला यूरोपियन है। पहला तो ये भी ध्यान में रख लेना, जो सती प्रथा है ना, सती प्रथा, उस सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला ये प्रथम व्यक्ति भी है। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला पहला व्यक्ति कौन? अल्बुकर्क। क्यों करेगा प्रतिबंध? प्रतिबंध क्यों करेगा? ताकि वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर सके, यानी कि जो पुर्तगाली जो सैनिक हैं वो भारतीय महिलाओं के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर सके, और वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेंगे, है ना, मतलब कोई भी अपनी बेटी की शादी नहीं करवाएगा ना इनसे, है ना। और हमारे यहाँ पे सती प्रथा प्रचलित थी, है ना, और सती प्रथा के बाद महिलाओं को क्या कर दिया जाता था, है ना। हाँ, तो बस उसने उसको बैन कर दिया, जो महिलाएं बच गई उनसे क्या कर दिया, पुर्तगालियों का वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। इससे उत्पन्न जो संतानें हो जाएंगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी आपकी, इनके रिलीजन और उनके धर्म का प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारे रिलीजन में या हिंदू धर्म में इन्होंने खामियां निकालनी शुरू कर दी, है ना, और उस तरीके से ये पॉलिसीज को अलग अलग नए नए नियमों को बना करके लेकर के आने का काम कौन कर देगा, ठीक है। दूसरा, इसने एक नई पॉलिसी लेकर के आया, इसको लिख लीजिए जरा, इसको लिख लीजिए, कार्टेज अल्मेडा कैफिले सिस्टम, ठीक है। हाँ, कार्टेज अल्मेडा कैफिले सिस्टम, ठीक है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इसने क्या कर दिया कि जो भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यापारिक समूह अगर व्यापार कर रहा है तो उसे हिंद महासागर से गुजरने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ में जो भी व्यापारिक बेड़ा जा रहा होगा उसमें से आगे, मतलब पहला जो शिप चलेगा वो पुर्तगालियों का चलेगा, जो आर्म्ड लेस होगा, यानी कि हथियारों से लेस होगा, और अंतिम वाला भी किनका चलेगा, पुर्तगालियों का चलेगा, जो किससे लेस होगा, सैनिकों से और हथियारों से लेस होगा। समझ रहे? तो उस तरीके से एक व्यवस्था लेकर के आ गए और उस व्यवस्था को नाम दे दिया क्या, कार्टेज अल्मेडा कैफिले सिस्टम, ठीक है। कार्टेज का मतलब होता है क्या, इनको लिख लीजिए, थोड़े से इनके मतलब लिख लीजिए। यानी कि एक कार्टेज का मतलब एक परमिट, एक लाइसेंस, है ना, और लाइसेंस क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया, ठीक है। कार्टेज का मतलब एक लाइसेंस क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि आपको क्या करना है, एक लाइसेंस लेना है, तभी जाकर के आप हिंद महासागर के रास्ते से आप क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। जिसके पास लाइसेंस नहीं वो व्यापार नहीं करेगा, ठीक है। ये पॉलिसी लेकर के आने वाला भी कौन, आपका अल्बुकर्क। दूसरा इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा, है ना, सती प्रथा आपने लिख लिया, है ना। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला भी पहला यूरोपियन या पहला पुर्तगाली गवर्नर या प्रथम यूरोपियन आप बोल सकते हो, ठीक है। बैन कब हुई थी, सती प्रथा कब बैन हुई थी, 18, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए, इस आदमी ने, है ना, 1510 में तो इसने गोवा को जीत लिया। किसको जीत लिया, गोवा को, है ना। लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखना, गोवा को राजधानी ये आदमी नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा, उसका नाम है नीनो डी कुन्हा, ये गवर्नर जनरल है, ठीक है। तीसरा यही इंपॉर्टेंट है आपके पास में, नीनो डी कुन्हा। और इस आदमी से केवल यही एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसने कोचीन से कहां कैपिटल शिफ्ट कर दी, गोवा में कर दी। लेकिन गोवा को जीता किसने, 1510 में किसने जीत लिया, अल्बुकर्क ने। किससे जीता, आदिल शाह। कौन से एम्पायर वाला है, कौन से एम्पायर का शासक था, आदिल शाह सूर, जहां पे शिवाजी के पिता भी काम करते थे। शिवाजी के पिताजी कहां पे काम करते थे, नहीं, कौन से एम्पायर में, अरे बीजापुर यार, कौन सा, बीजापुर था, यहाँ पे बीजापुर के आदिल शाह सूर से कौन जीत लिया, गोवा। किसने, अल्बुकर्क ने। और गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया, किसने बनाया, नीनो डी कुन्हा ने बनाया। इसको ध्यान में रखना है। और 1961 में इसी क्षेत्र से जाएंगे कौन, पुर्तगाली। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट ध्यान में रखना, मलक्का जल संधि सुना है ना, कहां है,
बिल्कुल, इस क्षेत्र को 1511 में इस आदमी ने जीत लिया। किसने? अल्बुकर्क ने। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक और क्षेत्र है हारमुंज। हारमुंज ये 1515 में इस आदमी ने जीत लिया, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्षेत्र। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से याद रख लेना इस क्षेत्र को, ठीक है। किसने जीते हैं? अल्बुकर्क ने। इसलिए इसको, हाँ जी, हाँ बस वही आ रहे हैं हम, ठीक है। मैप में देख लो, मैप में, ठीक है। मैप पे बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका भारत, ठीक है ना। इधर से बांग्लादेश, इधर से म्यांमार वाला, और इधर आपका इंडोनेशिया वाला क्षेत्र आ जाता है ना। हाँ, तो जो ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के बीच के क्षेत्र को मलक्का जल संधि कहा जाता है ना। ये हिंद महासागर को और इधर से इस वाले हिस्से को जोड़ने का काम करता है, और समस्त व्यापार इसी वाले क्षेत्र से हो जाता है। बाकी का पूरा आइलैंड वाला हिस्सा है। अगर इधर देखेंगे आप, तो इधर आपको क्या मिलेगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। जो भी व्यापार हमारे होते हैं इससे नीचे से होते हैं, इधर से नहीं होते हैं, है ना। इधर से क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने, जब हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि क्या, जो हिमालय है उस हिमालय का दक्षिणतम पॉइंट है ये, है ना। और इस तरफ से थोड़ा सा कुछ उभरा हुआ भाग हमें देखने को मिल जाता है, जिससे शिप की जो तलहटी होती है वो इधर टकरा जाती है, तो दिक्कतें हो जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बिल्कुल साफ सुथरा हमारे पास में। अगर मैप में भी आप देखें तो इस वाले क्षेत्र में जाने के लिए इस तरीके से जाना होगा आपका, है ना। तो इससे एक तो ये क्षेत्र कब्जा कर लिया कब? 1511 में। किसने? अल्बुकर्क ने। दूसरा बात कर रहा है गोवा, ये वाला क्षेत्र भी जीत लिया इसने 1510 में, है ना। और एक होता है इधर इराक ईरान के पास में क्षेत्र पड़ता है हारमुंज। यानी कि हिंद महासागर में एंटर होने के 3 ही पॉइंट है, यही तो है। यहां से व्यापार होगा, जो पूर्वी देश है उनका भारत से व्यापार इस क्षेत्र से होगा, पश्चिमी जो देश है उनका इस तरफ से होगा। तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से इस पूरे के पूरे क्षेत्र को अपने खुद ही क्या कर लिया? जीत लिया। और जीतने के बाद जो भी आएगा वो क्या लेंगे? अब परमिट लेंगे। यहाँ पे आने के लिए, व्यापार करने के लिए आपको क्या लेना है? परमिट लेना है। परमिट लेने के लिए फिर चीजें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो ब्रिटिशर्स सबसे पहले इस वाले क्षेत्र को कब्जाएंगे, फिर इस वाले क्षेत्र पे आएंगे, और फिर जाकर के एंटर होंगे यहाँ पे, समझ लो। और यहाँ पे भी इनके आसपास ही रहेंगे। पहले आएंगे सूरत में, फिर आएंगे साउथ इंडिया में, है ना, और फिर जाएंगे बंगाल वाले रीजन में। और इस तरीके से क्या कर देंगे? अपनी, हाँ, बस अपनी कंपनियों को क्या कर देंगे? स्टेब्लिश कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। बाकी आपको अभी ग्रुप में भेज देंगे थोड़ा सा नोट्स जो है ये, ठीक है। तो वहां पे आप थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। नीनो डी कुन्हा से केवल एक ही पॉइंट ध्यान में रख लेना है, ठीक है। नीनो डी कुन्हा से क्या रखना है? एक ही पॉइंट ध्यान में रख लेना, ठीक है। चल, अब थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लीजिए जरा पहले। इसमें लिखिए पुर्तगालियों से भारतीयों के संघर्ष। पुर्तगालियों से भारतीयों के संघर्ष, है ना। एक तो बीजापुर वाला याद रहेगा, है ना। बीजापुर वाला याद रहेगा। किस किस के बीच में लड़ाई हो गई? हाँ, ठीक है। एक गुजरात के भी शासक रहे हैं बहादुर शाह, है ना। हाँ, बहादुर शाह 1526-27 में इनके साथ में भी पुर्तगालियों की एक झड़प होती है, ठीक है ना। और झड़प होते हुए उनको संधि के लिए बुला दिया जाता है। कहाँ पे? अरब सागर में, जहाज पे, है ना। हाँ, और बातचीत होती रहती है। बातचीत होते होते बहादुर शाह को उठा करके समंदर में फेंक देते हैं, है ना। बहादुर शाह की कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन एक नाम लिख लीजिए, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम, इनका नाम याद रखना, ठीक है। बाजीराव प्रथम, इनका नाम याद रखना है। वही वाले बाजीराव। कौन से वाले? मस्तानी वाले। ठीक है। हाँ, इनके एक सेनापति हैं चिन्ना अप्पा। चिन्ना अप्पा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक। इन्होंने क्या किया कि 1537 में पुर्तगालियों के साथ में युद्ध किया उसे, और उससे पुर्तगालियों के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। यानी कि पुर्तगालियों को पराजित कर दिया बाजीराव प्रथम के सेनापति चिन्ना अप्पा ने, ठीक है। वो सेनापति का नाम पूछे या शासक का नाम पूछे, और ये है कौन? आपके मराठा साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट, एक लाइन लिख लीजिए थोड़ा सा,
एक तो लिख लीजिए बसीन, बसीन और साल्सेट, बसीन है ना, बसीन और साथ में साल्सेट, साल्सेट के क्षेत्र को पुर्तगालियों से वापस छीन लिया। किसने? इन्होंने। किन्होंने? चिन्नाअप्पा के द्वारा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख ले, ठीक है। हाँ, एक लिख लीजिए बंबई। क्या लिखिए? बंबई, है ना। अभी तो मुंबई के नाम से जानते हैं, लेकिन तब क्या थी? बंबई, है ना। और इस बंबई को लेकर के भी थोड़ा बहुत चीजें, ठीक है। किसको लेकर के? बंबई को लेकर के, ठीक है। तो केवल बंबई लिख लीजिए और फटाफट इसमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ध्यान में रख लेना, ठीक है। बंबई में 2-3 वर्ष इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बंबई को लेकर। एक तो लिख लीजिए 1661, ठीक है। एक पुर्तगाली राजकुमारी होती है, उनका नाम होता है मिस कैथरीन। क्या नाम होता है? कैथरीन, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। क्या नाम होता है? 1661 में, हाँ 1661 में जो आपकी क्या होती है? कैथरीन होती है, पुर्तगाली राजकुमारी होती है कैथरीन। इनकी शादी होती है ब्रिटेन के एक राजा होते हैं, ब्रिटेन के शासक के साथ में, ठीक है। हाँ, इनका थोड़ा सा ध्यान में ये रख लेना है। अब जैसे ही ब्रिटेन के राजा के साथ में क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। तो हमारे यहाँ शादी होता है तो कौन सी प्रथा चलती है? दहेज प्रथा चलती है ना। अब पुर्तगालियों का क्षेत्र था कौन सा? बंबई। तो बंबई को पुर्तगालियों ने दहेज में किसको दे दिया? ब्रिटेन को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि 1661 में क्या कर दिया? पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज में किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। तो अंग्रेजों का क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि राजा को दे दिया। अभी किसको दे दिया? ब्रिटेन के राजा को। अब बंबई किसकी हो गई? ब्रिटेन के राजा की हो गई, ठीक है। ब्रिटेन के राजा की हो जाएगी। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। याद रहेगा, ठीक। और एक और ईयर लिख लीजिए इसमें 1668, ठीक है ना। ब्रिटेन के राजा क्या करेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अभी होगी ना, 1668 चल रहा है, 1668 चल रहा है। तो जो क्या थी आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया, किराए पे दे दिया। किसको? बंबई। तो कंपनी को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको बंबई लीज पे कम मिली? 1668। याद रहेगा, ठीक है। और एक और लिख लीजिए 1687, है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। जो हाँ लीज की रकम भी लिखनी है तो उसको भी लिख लीजिए 10 पाउंड, ठीक है। और ये ईयरली था, ये क्या था? ईयरली था, ठीक है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और 1687 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई को अपना क्या बना लिया? मुख्यालय। इससे पहले इनका मुख्यालय कहाँ होगा? सूरत में, ब्रिटिशर्स का। सूरत से ही शुरू करते हैं ना, तो कहाँ मुख्यालय हो जाएगा? सूरत से कहाँ शिफ्ट कर देंगे? बंबई। और बंबई से मुख्यालय फिर कहाँ शिफ्ट होगा? कहाँ होगा? कलकत्ता जाएंगे। कलकत्ता से फिर मुख्यालय शिफ्ट होगा कहाँ? दिल्ली। होगा? नहीं होगा? अरे ब्रिटिशर्स की राजधानियां, मतलब पहली सूरत, दूसरा फिर कहाँ हो जाएगा? बंबई। बंबई के बाद कहाँ? कलकत्ता। और कलकत्ता के बाद कहाँ? दिल्ली। और दिल्ली के बाद कहाँ? फिर दिल्ली के बाद नहीं होगा? अरे चले जाएंगे तो लंदन हो जाएगी फिर, ठीक है। हाँ, बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। बस इतना ही है। दूसरा आप लिख लीजिए पुर्तगालियों का योगदान। योगदान भी होगा। क्या योगदान हो सकते हैं पुर्तगालियों के? योगदान क्या हो सकते हैं पुर्तगालियों के? योगदान क्या दिया है पुर्तगालियों ने? दिया है कुछ? हाँ, बस वही, ठीक है। हाँ, योगदान की बात कर ले तो सबसे पहले इसमें प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भारत में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करने वाले यही हैं, पुर्तगाली। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है वो किसने किया है? गुटेनबर्ग ने। कहाँ के थे ये? थे जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाला ग्रुप कौन सा आपका? कौन सी कंपनी? पुर्तगीज। ये लेकर के आए। और सबसे पहले छपने वाली जो पुस्तक वो कौन सी हो जाएगी? बाइबल हो जाएगी। यही पुर्तगाली ही। कुछ पादरी यानी कि ईसाई कम्युनिटी के जो क्या होते हैं, पंडित होते हैं, वही कुछ काम करेंगे, है ना। और उन्हीं के द्वारा पहली पुस्तक भी छापी जाएगी प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख लेना है। और कोई पॉइंट योगदान इनका?
हाँ, ये कुछ क्या लेकर के आएंगे, फसलों को लेकर के आ जाएंगे। क्या लेकर के आएंगे, कुछ फसलें लेकर के आएंगे, और ये फसलें जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसको हम कह देते हैं क्या, क्या कहते हैं, हाँ, मलाई कोफ्ता, ठीक है ना, क्या कह देते हैं, मलाई कोफ्ता। ठीक, बस ये याद रखना है, याद रह जाएगा। ठीक है, जो मलाई कोफ्ता जो डिश है वो यही लेकर के आए, तब से यही बन रही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब इसमें क्या है, जो फसलें हैं वो क्या है, मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों मिक्स है। ठीक है, ये याद करने के लिए एक ट्रिक है, तो इसको याद रख लेना। ठीक, M4 क्या होता है, M4 क्या होता है, अरे मोंकी होता है। ठीक है, मोंकी को कौन लेके आए M4 होता है मक्का होता है। क्या होता है, मक्का, इसको मेज कह देते हैं, है ना। हाँ, मक्का। के फॉर काजू हो जाता है, क्या होता है, काजू। O फॉर क्या होता है, ऑरेंज होता है। ठीक है, संतरा याद रख लेना। P फॉर क्या होता है, पपीता होता है, पपाया हो जाता है। T फॉर क्या होता है, तंबाकू हो जाता है। ठीक है, हाँ, और A फॉर आलू, और B फॉर बड़ा आलू। ठीक है, हाँ, ये ध्यान में रखना है। ठीक, अब ये जो फसलें हैं, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये फसलें तो याद रखनी ही रखनी है, लेकिन इतनों को ही याद रख लोगे तो एक एंशिएंट हिस्ट्री वाला क्वेश्चन भी बन जाता है, जिसमें हम 12-13 फसलों की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना। उनसे मैच नहीं करती है कोई भी फसल, यानी कि ये फसलें, है ना, पुर्तगीज के आने से पहले भारत में नहीं थी, है ना। जब पुर्तगीज भारत में आ गए उसके बाद ये फसलें आई हुई। ठीक है, मक्का वही लेकर के आए, काजू वही लेकर के आए, पपीता, आलू, तंबाकू, संतरा, ऑरेंज, है ना। ये सारे की सारी चीजें कौन लेकर के आए हैं, पुर्तगीज लेकर के आए हैं। इससे पहले इन फसलों के बारे में हम नहीं जानते थे, और आज ये क्या बन गई हमारी मुख्य फसलें ही लगभग बन गई, है ना। हाँ, जो इसमें तंबाकू है वो थोड़ा सा क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है इंपॉर्टेंट, हाँ जी, अच्छा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए हो जाती है, क्यों होती है, हाँ, ये बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्ट है, टोबैको प्रोडक्ट जो भी है, उसका यूज थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ना, और उसको उसके प्रोडक्शन में भी हम नंबर दूसरे तीसरे पे पहुंच जाते हैं, है ना, और उसका यूज करने में भी नंबर 2 पे हम। ठीक है, और जो नॉर्थ वाला जो हिस्सा है हमारा, वो थोड़ा सा ज्यादा यूज कर लेता है। ठीक है, कौन सा वाला, नहीं, यूज करने वाले हम लोग ज्यादा है। ठीक है, मतलब नॉर्थ इंडियंस जो है, यानी कि दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हरियाणा, है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। बाकी थोड़ा सा बंगाल वाला हिस्सा वो भी थोड़ा बहुत करता है। बाकी थोड़ा सा क्या करते हैं लेकिन थोड़ा सा कम करते हैं। ठीक है, हाँ, इधर थोड़ा सा ज्यादा होता है, बिना उसके काम नहीं होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक, दूसरा फटाफट लिख लीजिए, इनके पतन के कारण। ठीक है, इतनी चीजें आपसे पूछेगा, इनके पतन के कारण क्या हो सकते हैं इनके, पुर्तगालियों के। एक तो इनकी नौसेना कमजोर थी, क्या थी, नौसेना कमजोर थी। दूसरा, इनके कॉम्पिटिटर थोड़े से तगड़े आ गए। कॉम्पिटिटर क्या गए, तगड़े आ गए, मतलब डच आ गए, ब्रिटिशर्स आ गए, ये आ गए, तो इनका मार्केट ये खा जाएंगे। ठीक है, दूसरा, ये थोड़े से क्या है, मतलब गुस्सैल टाइप के लोग हैं, और इनका ज्यादा फोकस व्यापार के साथ साथ में किस पे है, धर्म परिवर्तन पे। जो बाकी की कंपनियां आ रही है उनका फोकस क्या है, केवल और केवल व्यापार पे, उनका धर्म वाली तरफ को कोई भी क्या नहीं है, फोकस नहीं है। तो चीजें ऑटोमेटिक इनके हाथ से निकल करके जो दूसरी नई कंपनीज आनी शुरू हो जाएंगी, उनके पास में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा। तीसरा लिख लीजिए, लिख रहे हैं तो फटाफट लिख लीजिए। इसमें जो पुर्तगाली थे धार्मिक रूप से असहिष्णु थे, मतलब अपने धर्म के जा रहे थे, कट्टर लोग थे थोड़े से, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, हाँ अच्छा, इसमें लिख लीजिए, हारमुंज को ब्रिटिशर्स ने जीत लिया। हारमुंज क्षेत्र को ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, जीत लिया, यानी कि रिप्लेस कर दिया। वहां से हारमुंज को डच से लेकर के कौन आ गए, वहां पे ब्रिटिशर्स आ गए, है ना। और जो डच थे, ये डच, है ना, डचों ने भी इनके बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर दिया,
रिप्लेस कर दिया। ठीक है। दूसरा, मुगल बादशाह से दुश्मनी भारी पड़ी इनको। किससे? मुगल बादशाह से। और मुगल बादशाह भी कौन? आपके जहांगीर, जो आदमी लड़ने वड़ने में विश्वास नहीं रखता है ज्यादा, है ना, मतलब ज्यादा लड़ने वाला काम नहीं करेगा, है ना। क्यों नहीं करेगा? जहांगीर अरे बुढ़ापे में राजा बन रहा है ना, बुढ़ा हो गया था ना तब जाकर के बना, और ज्यादा टाइम वैसे भी रूल नहीं कर पाया, है ना। अब बूढ़ा आदमी है तो ज्यादा नहीं करेगा, ठीक। अब नहीं करेगा तो पुर्तगालियों ने इसका फायदा होता है। यानी कि बंगाल में एक जगह पड़ती है आपकी हुगली, और हुगली जो क्षेत्र था ये मुगल बादशाह का क्षेत्र था, और ये बार बार इस क्षेत्र को लूटने का काम कर दे, है ना, लूटने का काम कर रहे थे। और मुगल बादशाह जहांगीर ने क्या कर दिया? फिर अपनी मुगल सेना बेची, तुड़ाई कर दी। किनकी? पुर्तगालियों की। ठीक है। हाँ, तो इनसे दुश्मनी थोड़ा सा क्या पड़ जाएगी? भारी पड़ जाएगी, तो दिक्कतें हो जाएगी। यानी कि सबसे बड़ा एम्पायर है जहांगीर इस टाइम पीरियड में, लगभग पूरा का पूरा भारत और उसके क्षेत्र के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो वो चुप नहीं रहेगा। और चुप नहीं रहेगा तो वो अपने एम्पायर में इनको व्यापार करने की अनुमति देगा? नहीं देगा। उसके दुश्मन हो गए तो क्यों उनको व्यापार करने की अनुमति दे देगा? और बाकी की जो यूरोपियन कंपनीज आई वो इनसे दोस्ती करके अपने व्यापार को संचालित करने का काम करेगी। तो ये भी इनके एक पतन का क्या रहेगा? कारण रहेगा। यानी कि सबसे बड़े एम्पायर से आप क्या कर रहे हो? यानी जो सबसे पावरफुल व्यक्ति है इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, उससे आप क्या कर रहे हो? दुश्मनी कर रहे हो। तो दुश्मनी उससे कर दोगे तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट आपके व्यापार पर जरूर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? हाँ, ठीक है। अगला एक थोड़ा सा लिख लीजिए, स्वाली का युद्ध। स्वाली सुना आपने? ये ब्रिटिशर्स और पुर्तगीज के बीच में होगा 1612 में। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, है ना। और स्वाली के युद्ध में पुर्तगीज हार जाएंगे और जहांगीर स्वाली, है ना, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और फिर जहांगीर थोड़े से क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? हो जाएंगे कि जो पुर्तगीज है वो धार्मिक रूप से असहिष्णु थे, तो उस चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया? ब्रिटिशर्स ने जब इनको हरा दिया तो उन्हें लगा कि इनको टक्कर देने के लिए अब कोई आ गया है, तो अब क्या कर सकते हैं? मतलब उनको थोड़े से व्यापारिक जो हित थे, जो टैक्स था मुगल एम्पायर का, उसको थोड़ा कम करके उनको क्या कर दिया? व्यापारिक केंद्र खोलने के लिए जगह वगैरह प्रदान कर दी। पहले तो मना कर दिए थे ना, पहले तो मना कर दिए थे जहांगीर, है ना। फिर बाद में जब उन्हें लगा कि हाँ पुर्तगालियों को टक्कर दे सकते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ अब आप क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो हमारे साम्राज्य में या हमारे एम्पायर में जो भी क्षेत्र है, तो उसमें व्यापार करने की क्या दे देंगे? अनुमति। और जब वो व्यापार करने के लिए आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके मार्केट पहले से किसका था? पुर्तगालियों का। वही व्यापार कर रहे थे, यूरोपियन कंपनी। अब दूसरी यूरोपियन कंपनी आ गई, तो अब कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब कंपटीशन बढ़ जाएगा तो ब्रिटिशर्स को क्या हो जाएगा? उनको टैक्स भी कम देना पड़ रहा है, पुर्तगीज को ज्यादा देना पड़ रहा है, तो उनके प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा, इनके प्रोडक्ट की कीमत कम, तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? ब्रिटिशर्स की। तो उनके प्रोडक्ट की डिमांड यहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाएगी, और फिर चीजें ऑटोमेटिक क्या किसके हाथों में आ जाएंगी? ब्रिटिशर्स के पाले में आ जाएंगी, और पुर्तगीज धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही सिमट करके रह जाएंगे। ठीक है, एक तो ये। ठीक, दूसरा, इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ कि ब्राजील की खोज हो गई, और पुर्तगालियों ने अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित कहां कर दिया? ब्राजील की तरफ। यानी कि वो भारत में अब व्यापार नहीं करना चाहते, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन कहां है? ब्राजील की तरफ को, और वो उस तरफ को चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो जाएंगे? वो थोड़े से कमजोर पड़ने क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाएंगे। ठीक है।